जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी पीजीटी, टीजीटी और मास्टर कैडर हिंदी सीरीज से संबंधित क्लास नंबर 14 रहेगी। और आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, उन क्लासों को अवश्य देखिए और हिंदी की बेहतर तैयारी कीजिए। तो जुड़ जाइए सभी साथी। एक बार सभी साथी क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान कौन सा है? ए विकल्प में दिया है कौसानी, बी विकल्प में है नैनीताल, सी विकल्प में है इलाहाबाद और डी विकल्प में है हल्द्वानी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन का आंसर जो है नंबर डालकर दिया करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म जो है कौसानी स्थान पर हुआ था। अगर हम सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1970 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुई थी। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त, इनके बचपन का क्या नाम है? गोसाई दत्त जी माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ए विकल्प में दिया है मुक्ति बोध जी, बी विकल्प में है दिनकर जी, सी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी और डी विकल्प में है निराला जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? बताइए सभी साथी। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, कला और बूढ़ा चांद जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना मानी जाती है। 1960 ईस्वी में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चिदम्बरा किसकी रचना है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में दिया है सुमित्रानंदन पंत जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है निराला जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, सभी साथी बताएंगे चिदम्बरा किस कवि की रचना है। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ जी, यह जो क्लास है हर रोज़ शाम 6 बजे चैनल पर होती है, तो सभी साथी जुड़िए और नए साथियों को भी चैनल के साथ जोड़िए ताकि वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। हाँ जी, जल्द ही हम इस चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित विस्तृत अध्ययन की क्लासें भी लेकर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। चिदम्बरा रचना जो है सुमित्रानंदन पंत
जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। इस रचना के लिए यानी कि चिदम्बरा रचना के लिए पंत जी को 1968 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद कर लोगे सभी साथी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पंत जी की ग्राम्य रचना का संबंध किससे है? विकल्प में दिया है कल्पना लोक से, शहरी परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से या फिर नई कविता परिवेश से। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बताइए सभी साथी। हाँ जी, यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ग्राम्य रचना का संबंध जो है ग्रामीण परिवेश से माना जाता है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। ग्राम्य रचना में पंत जी ने गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लोकायतन किसकी रचना है? ए विकल्प में है पंत जी, बी विकल्प में है निराला जी, सी विकल्प में है प्रसाद जी और डी विकल्प में दिया है दिनकर जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। लोकायतन रचना जो है पंत जी की मानी जाती है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। यह रचना जो है यानी कि लोकायतन रचना जो है 2 खंडों, 7 अध्यायों, 700 पृष्ठों और अनेक सर्गों में रचित सर्वश्रेष्ठ प्रबंधात्मक महाकाव्य है। यह पंत जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। यह रचना महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इस रचना के लिए पंत जी को 1965 ईस्वी में लेनिन पुरस्कार यानी कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पंत जी की पहली रचना कौन सी है? ए विकल्प में दिया है ग्रंथि, बी विकल्प में है वीणा, सी विकल्प में है उच्छ्वास और डी विकल्प में है गिरजे का घंटा। उत्तर दीजिए। सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही। जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। ओके जी, यानी कि पंत जी की पहली रचना का नाम है गिरजे का घंटा। ओके जी, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, और यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। कर लोगे? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? ए विकल्प में है पल्लव, बी विकल्प में है परिमल, सी विकल्प में है गुंजन और डी विकल्प में दिया है युगांत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। पल्लव, गुंजन, युगांत यह तीनों रचनाएं जो हैं पंत जी की मानी जाती है। परिमल रचना जो है पंत जी की नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। परिमल रचना जो है निराला
जी की मानी जाती है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है। अगर हम पंत जी की अन्य प्रमुख रचनाएं को देखें तो जिनमें प्रमुख है युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, पतझर, एक भाव, क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा और समाधिता, यह पंत जी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? बताइए सभी साथी। विकल्प में दिया है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या या फिर युगांत। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी बताएंगे पंत जी की सुप्रसिद्ध कविता जो है परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि पल्लव काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। ओके जी, यह चारों ही रचनाएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी का कवि कौन है? बताइए सभी साथी। विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2002 में, 2009 में और 2015 में पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ जी, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी का कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। पंत जी ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया था। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत जी छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कर लोगे सभी साथी? हाँ जी, बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं प्रतिभिज्ञा दर्शन या फिर शैव दर्शन से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं और महादेवी वर्मा जी जो हैं बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? ए विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, बी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और डी विकल्प में हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, बताइए सभी साथी। अपने अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सा कवि हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी। ध्यान दीजिए साथियों, एक ही प्रश्न को जो है घुमा फिराकर कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन
असत्य है। ए विकल्प में दिया है पंत जी प्रकृति का सुकुमार कवि थे। बी विकल्प में है पंत जी के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का चित्रण हुआ है। सी विकल्प में है लोकायतन रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है। और डी विकल्प में है पंत जी छायावाद युग के कवि नहीं हैं। उत्तर दीजिए। सभी साथी बहुत ही ध्यान से उत्तर देंगे। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2005 और 2016 में पूछा जा चुका है। इसके साथ यह जो प्रश्न है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गलत कथन का चयन करना है। हाँ जी, बिल्कुल सही। पंत जी प्रकृति का सुकुमार कवि थे, यह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि सही है। पंत जी के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का चित्रण हुआ है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। लोकायतन रचना महाकाव्य की श्रेणी में आती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन पंत जी छायावाद युग के कवि नहीं हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि पंत जी जो हैं छायावाद युग के ही कवि माने जाते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ए विकल्प में है निराला जी, बी विकल्प में है मंगलेश डबराल जी, सी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी और डी विकल्प में है तारा पांडे जी। उत्तर दीजिए। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि पंत जी को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? ए विकल्प में है सावन पंचक, बी विकल्प में है दो लड़के, सी विकल्प में है पुरुषोत्तम और डी विकल्प में है मौन निमंत्रण। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। मौन निमंत्रण, पुरुषोत्तम और दो लड़के, यह तीनों रचनाएं जो हैं पंत जी की मानी जाती है। सावन पंचक रचना जो है पंत जी की नहीं है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। सावन पंचक रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पंत जी की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टिकोण से सही क्रम कौन सा है? बताइए सभी साथी। पंत जी की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? विकल्प में दिया है। सभी साथी जो है बहुत ही ध्यान से उत्तर देंगे। सही विकल्प का चयन करना है। हाँ जी, बताइए सभी साथी। यह जो प्रश्न है प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सबसे पहले आएगा गुंजन, फिर युगांत, फिर ग्राम्य और फिर लोकायतन। क्योंकि हमें पता है लोकायतन रचना जो है पंत जी की अंतिम रचना मानी जाती है। गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। युगांत रचना का प्रकाशन वर्ष जो है वह माना जाता है 1936 ईस्वी। ग्राम्य
रचना का प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी और लोकायतन रचना का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस रचना की भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है? ए विकल्प में है परिमल, बी विकल्प में है अनामिका, सी विकल्प में है पल्लव और डी विकल्प में है गुंजन। उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। हाँ जी, उत्तर दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, पल्लव, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार पल्लव रचना की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना एक महाकाव्य नहीं है? ए विकल्प में दिया है प्रिय प्रवास, बी विकल्प में है कमायनी, सी विकल्प में है साकेत और डी विकल्प में है पल्लव। उत्तर दीजिए। हाँ जी, यह जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, सभी साथी उत्तर देंगे। बिल्कुल सही, जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है। पल्लव रचना जो है 1928 ईस्वी में रचित एक काव्य रचना है। प्रिय प्रवास महाकाव्य माना जाता है, कमायनी भी महाकाव्य माना जाता है और साकेत भी जो है एक महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास जो है हरिओद जी द्वारा रचित है, कमायनी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मानी जाती है और पल्लव तो आप सभी को पता ही है, यह रचना जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बुरांश किसकी रचना है? विकल्प में दिए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, दिनकर जी, निराला जी और जयशंकर प्रसाद जी। उत्तर दीजिए। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, यह जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की मानी जाती है, यानी कि ए विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में महाप्राण नाम किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प में हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, निराला जी और मुक्तिबोध जी। बताइए सभी साथी। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, हिंदी साहित्य में महाप्राण जो है निराला जी को कहा जाता है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। निराला जी स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कुकुरमुता और नए पत्ते किसकी रचनाएं हैं? बताइए सभी साथी। विकल्प में दिए हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा जी या फिर शिव मंगल सिंह सुमन जी। क्या उत्तर होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे कुकुरमुता और नए पत्ते किसकी रचनाएं हैं। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा
चुका है। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। यह दोनों रचनाएं जो हैं निराला जी की मानी जाती है, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पंचवटी प्रसंग रचना किसकी है? विकल्प में दिया है मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और डी विकल्प में दिया है महादेवी वर्मा जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2000 ईस्वी में पूछा जा चुका है। सभी साथी बहुत ही ध्यान से उत्तर देंगे। हाँ जी, यह जो रचना है यानी कि पंचवटी प्रसंग रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मानी जाती है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। जो साथी मैथिली शरण गुप्त बता रहे थे, मैं उन्हें बता देता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का नाम है पंचवटी। ओके जी, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि पंचवटी रचना किसकी है, तो आपने बताना है मैथिली शरण गुप्त जी। पंचवटी प्रसंग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ओके जी, उन साथियों ने सही उत्तर दिया है जिन्होंने हमारी जो है डाउट वाली वीडियो देखी है, क्योंकि मैंने जो है इन डाउट वाली रचनाओं का अध्ययन उन वीडियो में बहुत ही अच्छी प्रकार से करवाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की तैयारी करें। ओके जी, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? ए विकल्प में है अनामिका, बी विकल्प में है परिमल, सी विकल्प में है गीतिका, और डी विकल्प में है भूल गलती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। यह जो प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2005 में, 2009 में और 2010 में पूछा जा चुका है। सभी साथी उत्तर देंगे। बताइए सभी साथी, कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? बिल्कुल सही, अनामिका, परिमल और गीतिका, यह तीनों रचनाएं जो हैं निराला जी की मानी जाती है। भूल गलती रचना जो है निराला जी की नहीं है, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही है। भूल गलती रचना जो है मुक्ति बोध जी की मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए विकल्प में है बंगाल, बी विकल्प में है उत्तर प्रदेश, सी विकल्प में है बिहार, और डी विकल्प में दिया है महाराष्ट्र। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और यह जो क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। उत्तर देंगे सभी साथी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप। जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि निराला जी का जन्म जो है बंगाल राज्य में हुआ था। अगर हम निराला जी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, निराला जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1896 ईस्वी को महिषादल राज्य यानी कि बंगाल राज्य के मेदिनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। इनका पैतृक घर उन्नाव जिले के
गढ़ाकोला नामक गांव में था। इनके पिता का नाम रामनाथ सहाय त्रिपाठी जी माना जाता है। माता का नाम रुक्मणी देवी जी और इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी जी था। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किस कवि का हुआ था? ए विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में हैं निराला जी, सी विकल्प में हैं महादेवी वर्मा जी और डी विकल्प में हैं दिनकर जी। उत्तर दीजिए। हाँ जी, यह जो प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो है निराला जी का हुआ था, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। निराला जी को साहित्यिक क्षेत्र के साथ साथ व्यक्तिगत रूप में भी परिस्थितियों का तीव्र विरोध सहना पड़ा था। ओके जी, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रोध कपि विषम, यह पंक्तियां किस रचना से ली गई है? बताइए सभी साथी। विकल्प में दिया है बादल राग, पेसोला की प्रतिध्वनि, राम की शक्ति पूजा और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह जो पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा रचना से ली गई है, यानी कि सी विकल्प बिल्कुल सही है। इस रचना यानी कि राम की शक्ति पूजा रचना में कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण प्रस्तुत किया है। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का प्रतीक है। ओके जी, पेसोला की प्रतिध्वनि और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, यह दोनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की लंबी कविताएं मानी जाती है। बादल राग और राम की शक्ति पूजा, यह दोनों रचनाएं जो हैं निराला जी की लंबी कविताएं मानी जाती हैं। कर लोगे सभी साथी याद। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की लंबी कविता नहीं है? ए विकल्प में है कुकुरमुता, बी विकल्प में है सरोज स्मृति, सी विकल्प में है राम की शक्ति पूजा और डी विकल्प में दिया है भिक्षुक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उत्तर दीजिए सभी साथी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए सभी साथी, निराला जी की लंबी कविता कौन सी नहीं है? बिल्कुल सही, कुकुरमुता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, यह तीनों जो हैं निराला जी की लंबी कविताएं मानी जाती है। भिक्षुक रचना जो है निराला जी की एक राष्ट्रीय समस्या पर आधारित एक प्रसिद्ध रचना है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प। भिक्षुक जो है लंबी कविता नहीं है। अगर हम बात करें सरोज स्मृति लंबी कविता की, तो इसे जो है हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रथम शोक गीत माना जाता है। इसको कवि ने
अपनी 19 वर्षीय पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा था। अगर हम बात करें कुकुरमुता लंबी कविता की, तो निराला जी ने इस रचना में पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग्य कसा है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? तो प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।